Hello students, welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 4. क्लियर? So आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे सैलरी के प्रैक्टिकल सम्स। अब तक मैंने 3 लेक्चर सैलरी के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन समझाया है, सेकंड मैंने अलाउंस समझाया है एंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको आरएफए समझाया हुआ है अच्छे से। क्लियर? तो मेरे वो लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिए और जब भी मेरे लेक्चर स्टार्ट करो आप स्टार्टिंग से ही देखना, तो क्या है आपको सम अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी सम उठाकर देखोगे आपको तो समझ में आने वाला है। क्लियर? तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ आज हमारा लेक्चर नंबर जो 4 रहेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मेट ऑफ सैलरी। क्योंकि आगे आने वाले सम में अगर मैं आपको सैलरी के सम करवाऊंगा पर आपको फॉर्मेट का कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, जैसे बेसिक कुछ बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, अटेंड करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनको तो पता होगा, तो वो ये लेक्चर नहीं भी देखेंगे तो उनके लिए कोई चैलेंज वाला काम नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं जाते हो, आप लोग कॉलेज में नहीं जाते हो क्योंकि कोई रीजन होगा, आप जॉब जाते हो, आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो ये आपके लिए लेक्चर तो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि सैलरी का अगर हम सम करेंगे और हमें सैलरी का फॉर्मेट ही नहीं पता, उसमें क्या कंटेंट आने वाले हैं, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा टैक्सेबल रहेगा, तो वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक है वो, एक तरह से कह सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट रहता है, मैं आप फॉर्मेट स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है जिसमें आप हेडिंग क्या लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ, और यहाँ पे लिखोगे नाम, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो वर्ड बोलते हैं हम स्टेटमेंट है, ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं इसको स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? टैक्सेबल सैलरी इनकम का, ऑफ जिसका भी नाम होगा, जैसे कि मेरा नाम ले लो रमेश, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रमेश मेठानी। क्लियर? यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, चलो मिस्टर रमेश मेठानी RM। नाउ यहाँ पे आप 3 चीजें लिखोगे, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये तरह कुछ समझने की अभी जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन लेटर ऑन आप इसको अच्छे से समझ भी लेना। अभी मैं ये नहीं समझा रहा आपको, मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या रहेगा आपका? करंटली आप 24-25 पे हो, AY 24-25, अभी हम जो सैलरी निकालेंगे वो 23-24 की लेगी, तो प्रीवियस ईयर आपका हमेशा रहेगा 23-24, करंट 24-25 में हूँ तभी, और जिस साल में आप ले रहे हो, मतलब ये जो हमारा चल रहा है ना 24-25, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर? यहाँ पे आप लिखोगे इनकम फ्रॉम सैलरी और यहाँ पे 2 कॉलम बनाओगे रुपीज के। यहाँ जो नॉर्मल माइनर कैलकुलेशंस होगी वो यहाँ पे हम करेंगे और फाइनल आंसर आएगा वो हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे, बाहर वाले कॉलम में। और जिसमें कैलकुलेशन नहीं रहेगा उसको तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब कंटेंट की बात, मतलब क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें जो निकालना होता है वो होता है बेसिक सैलरी, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा बेसिक सैलरी, या एक आधा समय जिसमें निकालना रहता है, स्लेब वाला सिस्टम रहता है कि 1000, ऐसा को मैं आपको समझाता हूँ। 1000 फिर यहाँ पे क्या 100, फिर वो चला जाएगा 1200, फिर यहाँ पे वही 100 आएगा, फिर आएगा 1500। तो इसको मैं जब सम कराऊंगा ना वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। निकालना कैसे है वो तो हम सब में सीखने वाले, क्या क्या निकालना है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आ गया आपका बेसिक सैलरी, सेकंड क्या रहता है आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है, रोजगार भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना उसे, और इस वजह से ये हमारा डियरनेस अलाउंस महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उस हिसाब से आपने देखा होगा गवर्नमेंट लोगों का बढ़ता है 7 पे 8 पे, वो ये बढ़ता है डियरनेस अलाउंस मोस्टली। एंड थर्ड आपका क्या रहता है? बोनस, दिवाली में मिलता है जो हमारा। फोर्थ रहता है आपका कमीशन। कमीशन सबको नहीं होता है, ये बेसिकली सेल्समैन वाले होते हैं उन्हें मिलता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट तो नॉर्मल है। क्लियर? उसके बाद आपका मेन थिंग रहता है अलाउंसेस। अब ये अलाउंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। ये सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा नहीं देता, वो सैलरी के अंदर इंक्लूड करके देता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 50,000 पर सैलरी मिल रही है, 50,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिल रही है, तो ये जो सारे अलाउंस होंगे ना वो सैलरी के अंदर इंक्लूडेड होंगे, इसको हम अलाउंस बोलेंगे। और एक और होता है पर्क। पर्क क्या रहता है कि मुझे सैलरी तो मिल रही है 50,000,
उसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है जिसको मैं कहूंगा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। और ये क्या रह जाते हैं हमारे मॉनिटरी बेनिफिट जो मेरे सैलरी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अलाउंस क्या रहेगा। ठीक है, ये सैलरी का पार्ट हो जाता है, वो भी सैलरी का पार्ट है लेकिन वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। जो आपके मंथ में बैंक में जो क्रेडिट होती है ना सैलरी, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। अभी समझे आप? तो अलाउंस कौन से रिपीट होंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी अलाउंस क्या रहता है देखो मैं आपको समझाऊं। एक कुछ अलाउंस होंगे जो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। कुछ अलाउंस होंगे जो पार्टली टैक्सेबल होंगे और पार्टली क्या रहेंगे आपके एग्जेम्प्ट रहेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा सम सोल्व करते टाइम। और बहुत अच्छे से समझना है तो मेरा अलाउंस वाला लेक्चर देख लो, उसमें बहुत मतलब सारे अलाउंस करवाए इस वजह से। और एक आपके अलाउंस कुछ रहेंगे जो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, तीन तरह के अलाउंस होते हैं। ठीक है, अब मैं अलाउंस के नाम लिख रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, ये रहा। नॉर्मली जो यूज होने वाले अलाउंस है वो मैं लिख रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस में आएंगे। आप 34 to 35 समय आप देख लेना, ये वाले अलाउंस रिपीटेड है। सबसे पहले वाला जो अलाउंस है वो है डेली अलाउंस, जो रोजगार मिलता है हमें। सेकंड क्या है जो रिपीट होता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने का। अभी सैलरी के अंदर इंक्लूड आता है। ठीक है ना? फिर एक आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। ओके, अब ये अलाउंस क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, वो मैंने अलाउंस में अच्छे से समझा है। फिर भी कुछ अगर आपको डाउट रहता है सर यूनिफॉर्म अलाउंस क्या है इसमें, अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं इतना सब कुछ आपको ये वाले लेक्चर में फॉर्मेट वाले में समझाऊं, मैंने अलाउंस वाले में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। आप प्लीज उसे जरूर देखिए, अगर आपको और भी अच्छा डिटेल में समझना है, बहुत अच्छी बात है समझना। और फिर रिपीटेड है कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, बाहर ट्रेवलिंग करते हैं वहां पे जो भी खाना पीने का खर्चा हो गया आपका। फिर आता है हॉस्टल अलाउंस, ये बच्चों के लिए मिलता है स्पेशली। फिर आता है एजुकेशन अलाउंस, ये भी बच्चों के लिए मिलता है। कितना एग्जाम है कितना नहीं है वो क्वेश्चन में तो मैं करवाने वाला हूँ, सॉल्व करना है तो समझाना ही मुझे पड़ेगा, लेकिन इसको समझना आप अलाउंस वाले लेक्चर में जरूर देखना। और सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एच आर है, हाउस रेंट अलाउंस। इसका तो मैंने सम भी करवाया है अलाउंस वाले में। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। एंड एट्थ आपका रहेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये नॉर्मली इतने अलाउंस रिपीटेड होने वाले आगे वाले सब में। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या है हमारा बेसिक सैलरी है। सेकंड आपका डियरेंस अलाउंस, थर्ड बोनस, फोर्थ कमीशन, फिफ्थ आपका आएगा अलाउंस। ये सारे अलाउंस है वन बाय वन हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे जो भी दिए जाएंगे क्वेश्चंस में। सिक्स्थ आपका रहता है पर्क। पर्क मैंने आपको समझा दिया। ये जो जितने ऊपर मैंने अलाउंस रेट किए ना, ये सैलरी के अंदर इंक्लूड आते हैं। लेकिन पर्क क्या होते हैं? ये सैलरी के अलावा मिलते हैं हमें। जैसे कि मोटर कार ले लो, अब क्या सैलरी के अंदर मोटर कार के लिए 10,000 20,000 थोड़ी एम्प्लॉय डालेगा। एम्प्लॉय डालेगा, ठीक है, वो क्या करेगा एक गाड़ी दे देगा और उसको यूज करेंगे हम। अभी जो मोटर कार हमें यूज करने को मिली, ये आपका क्या हो गया? पर्क हो गया। और इसको कैसे टैक्सेबल करना है जब मैं सम कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप देख लो कौन से पर्क सैलरी के अंदर इंक्लूड आते हैं। ठीक है, एक तो मोटर कार हो गया, दूसरा क्या रहेगा आपका? कंसेशनल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये क्या होता है? सपोज एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया और एम्प्लॉय ने उसको बोला कि मैं तुझे 5% पे लोन दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर वही लोन अगर एम्प्लॉय बाहर से लेगा तो उसे बैंक कितना चार्ज करेगी? मिनिमम ले लो, अगर पर्सनल लोन है मिनिमम, ऐसे तो 11 to 12% है, 9% तो पक्का ले लो, क्योंकि आजकल तो होम लोन भी 9% तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? होम लोन सबसे माइनर मतलब कम रेट वाले इंटरेस्ट वाले लोन होती है। ठीक है, तो होम लोन ले लेते हैं, तो वो 9% पे उसको मिलेगी बाहर अगर वो लेगा। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है? उसे 5% भी दे देता है, तो उसे फायदा कितना हुआ? 4% का हुआ, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स पे। अब ये 5% वो दे रहा है, ये तो क्वेश्चन में आ जाएगा एम्प्लॉयर जो देगा। अब ये 9% है 10% ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको क्वेश्चन में देंगे। अगर इस पर रूल की बात करें तो इनकम टैक्स कहते हैं एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, उसने जब लोन लिया तब, ठीक है, उस साल का, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला में बहुत अच्छे से सिंपल पॉइंट है, आपके बीकॉम लेवल में इतना चैलेंज नहीं आएगा। एक सब भी करवाऊंगा मैं आपको, जस्ट अब यहाँ पे आप ले लो
क्या चीजें आ रही है, क्या क्या कंटेंट आ रहा है, क्योंकि जितने भी अलाउंस और पर्क में कराऊंगा वो आने वाले 5 और 6 लेक्चर होंगे, उसमें सारे ये रिपीट होने वाले हैं। तो अभी जस्ट खाली आप ये समझ लो क्या क्या आ रहा है। थर्ड क्या आएगा आपका, मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, काफी बार एम्प्लॉयर मेडिकल फैसिलिटी भी देता है एम्प्लॉय को। क्लियर। फिर गिफ्ट आएगा, हमने बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा है लंच फैसिलिटीज भी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा कोई भी LIC प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में पे कर देता है, काफी बड़े बड़े मैनेजर लेवल के होते हैं ना, उनके लिए LIC प्रीमियम्स भरते हैं एम्प्लॉयर। ओके, आई होप भी आप भी ऐसी कंपनी में जाएंगे। अब क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज भी होती है, काफी एम्प्लॉयर्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए, और क्लब मेंबरशिप भी देते हैं। एंड लास्ट में आपको बता दूं, हाँ, यूज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इस तरह के भी पर्क यूज किए जाते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देते हैं। तो ये सारे जो भी आपके पर्क है ये रिपीटेड है जो आने वाले क्वेश्चन में। क्लियर। अब ये सब आ जाएगा ना, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। जैसे आपने बेसिक सैलरी लिख दिया, क्लियरेंस अलाउंस लिख दिया, बोनस लिख दिया, कमीशन लिख दिया, और ये सारे अलाउंस आपने कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जो भी आपके पर्क है वो भी आपने यहाँ पे लिख दिए, सारे पर्क लिख दिए। फिर इन सब का टोटल आएगा ना जो, उसको हम क्या बोलते हैं पता है, ग्रोस सैलरी बोलते हैं। मतलब टोटल सैलरी कितनी हुई। अब इसमें से क्या होता है, स्पेशल 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 सॉरी स्पेशल नहीं, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड डिडक्शंस मिलते हैं टोटल तीन। तीन में से एक तो हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए मतलब जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और आपको क्वेश्चन भी यही आने वाले, नॉन गवर्नमेंट वाले ही आने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा डिडक्शन मिलता है वो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या मिलता है हमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी हमारा ग्रोस सैलरी आया उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया जाता है, और जो फिक्स्ड रहता है 50,000, ये क्वेश्चन में नहीं देंगे कितना माइनस करना, ये 50,000 माइनस कर ही देना। सेकंड आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है 5,000 तक का, और उसके तीन स्लैब है टोटल, 5,000, 20% ऑफ ग्रोस सैलरी, ऐसा। वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में आने नहीं वाला है, तो ये माइनस ही कर देना, मतलब यहाँ पे कुछ लिखना ही मत, डैश कर देना। एंड थर्ड आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोफेशनल टैक्स। ये 2400 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स, सपोज उसने 1200 पे किया है, तो यह 2400 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 1200 होगा, क्योंकि वो जितना पे करेगा उतना ही यहाँ पे हमें माइनस करना है, और मैक्सिमम टू 2400 रहेगा। ठीक है, वैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट ये आपकी कितनी है, 50। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 30,000 आती है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 मिलेगा। मैक्सिमम 50 है, मिनिमम आपका GT रहेगा। ठीक है, अगर आपका ग्रोस सैलरी जो भी है वो 1 लाख है, तो आप 50,000 ले लो मैक्सिमम। अगर सैलरी 30,000 है तो फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 ही मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सिट मतलब ज्यादा नहीं हो सकता किसका, ग्रोस सैलरी का। ठीक है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। फिर यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, ये तीनों दोनों चीजें माइनस करने के बाद इसको हम कहेंगे नेट सैलरी। देखो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपके काम का ही नहीं है, मैं क्यों समझाऊं। अभी एग्जाम जो आपकी इंटरनल आ रही है, एक्सटर्नल आ रही है, उसमें आपको हेल्पफुल ये दोनों ही रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो MCQ में आ जाएगा, तो MCQ में आप लिख के आ जाना, गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। ओके, बाकी इसका भी लिमिट है 5,000। कितना लिमिट है, 5,000 का लिमिट है। ठीक है, तो ये जो आपका दोनों चीजें माइनस करोगे, इसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं नेट सैलरी, जो कि इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल है। इसके बाद डिडक्शन आते हैं 80C से लेके 80U, जो कि हमें मिलेगा 80C। अब 80C में कौन से डिडक्शन आप पे आएंगे वो क्वेश्चन में डिस्कस होंगे। जैसे कि कोई भी LIC प्रीमियम हम पे करते हैं, या प्रोविडेंट फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, जैसे LIC। ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रीमियम, नहीं मेडिकल नहीं, वो ETD में आएगा, और आपको जनरली यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक्चुअल आना चाहिए था।
80D भी आना चाहिए था, पर 80 से दिया, कोई इशू नहीं है। LIC है, वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, आपको रिडक्शन मिलेगा उसका ATC में। RPF है, प्रोविडेंट फंड, उसका आपको रिडक्शन मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद आपको मिलेगा सिर्फ जो भी आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, जो आप हाउसिंग लोन लेते हो ना, आपके अगर फादर कोई सैलरी मिलती है, ठीक है, मतलब कोई जॉब करते हो, उन्हें सैलरी मिलती है, और अगर उन्होंने होम होम लोन लिया है और उसको रीपेमेंट करते हैं, बीच बीच में पैसा उसके अंदर डाल देने का, तो वो जो रीपेमेंट करते हैं वो यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन का सेक्शन कौन सा है? 80C। तो ये कुछ 2 से 3 चीजें ये डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। क्या बोलेंगे हम? टैक्सेबल सैलरी। और इसके ऊपर लगता है टैक्स, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सैलरी। तो ये फॉर्मेट था हमारा, सिंपल फॉर्मेट, जो आगे वाले सैलरी हम सम करेंगे उस पे काम आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सैलरी के सम्स कराऊंगा।